दोस्तों, आपने केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स का नाम बहुत सुना होगा। 2018 में इस नाम से एक कन्नड़ मूवी लॉन्च हुई थी जो कि ब्लॉकबस्टर हिट रही, जिसके बाद से ही केजीएफ सुर्खियों में आ गया। पर क्या आपने एक बार भी सोचा है कि ये मूवी सिर्फ कोलार गोल्ड माइंस पर ही क्यों बनी? भारत में और भी कई बड़ी माइंस हैं, लेकिन इस माइन में ऐसा क्या खास है जिस पर एक मूवी की बजाय मूवी को 2 चैप्टर्स में लॉन्च करना पड़ा? अगर नहीं पता तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। वह दोस्तों, केजीएफ को जो चीज खास बनाती है वो है इसका 2000 साल से भी पुराना इतिहास। वो इतिहास जिसमें इसे पाने की चाह में लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। कई हारे, कई जीते, कईयों ने इस पर राज किया और कईयों से इसे छीन लिया गया। सो आज मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट फेमस गोल्ड माइन ऑफ इंडिया केजीएफ से जुड़े 20 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद आई एम श्योर आपकी इस माइन के प्रति इज्जत और बढ़ जाएगी। नंबर 1, कोलार गोल्ड फील्ड एक्चुअली भारत के स्टेट कर्नाटक में कोलार डिस्ट्रिक्ट से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक माइनिंग एरिया है, जिसका कि हेडक्वार्टर रॉबर्टसन पेट में है, जो कि आप आज भी वहां देख सकते हैं। यही भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड BGML और BEML फॉर्मली भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के कर्मचारी और उनके परिवार रहा करते थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से केजीएफ तकरीबन 100 किलोमीटर और चेन्नई से 245 किलोमीटर दूर है। 100 साल से भी अधिक समय से यह टाउन गोल्ड माइनिंग के लिए मशहूर है। नंबर 2, 1902 में जापान के शहर टोक्यो के बाद केजीएफ एशिया का दूसरा शहर था जहां इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भेजी गई। इसे भारत के फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से भेजा गया, जो कि केजीएफ से 150 किलोमीटर दूर कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से शिवनाथ समुद्र में है। पर 1903 में यह पावर प्लांट उस वक्त कोलार को जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने लगा। तब उस वक्त एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को शहर के सड़कों को उजागर करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया। नंबर 3, केजीएफ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का आइडिया उस समय के मेजर ACG द लॉटिन बिनियर का था। तब मैसूर के दीवान शेषाद्री अय्यर हुआ करते थे। मैसूर के चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैरी पार्कर was the only one who oversaw the execution of the scheme, and the most interesting part is that माइनिंग का ऑलमोस्ट सारा काम देखने वाली कंपनी जॉन टायलर एंड सन्स ने भी इसका समर्थन किया, जिसके बाद केजीएफ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए 150 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेन बनाई गई। नंबर 4, अपने 2000 साल से भी पुराने जीवन काल में केजीएफ पर सोना खोजने की होड़ में लोगों ने समय समय पर यहाँ अपनी किस्मत आजमाई। कोलार गोल्ड फील्ड पर कई शासन किए गए, जिसमें कि कई बार केजीएफ की ओनरशिप अलग अलग लोगों के हाथों में गई, जिनमें कि द गंगास, द चोलास, द हालोसस, द निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदर अली एंड फाइनली ब्रिटिशर्स के बाद इवेंचुअली द स्टेट ऑफ मैसूर के पास इसकी बागडोर चली गई। अपने इस पूरे जीवन काल में केजीएफ पर भारत के राजा महाराजाओं से लेकर मुगल और फिर मुगल से ब्रिटिशर्स तक इसे खूब लूटा गया। इसने अपने जीवन काल में कई सारे उतार चढ़ाव देखे, जिसमें कि भारत की आजादी भी शामिल है। नंबर 5, केजीएफ का सुनहरा दौर तब आया जब इस पर ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की। ऐसा इतिहास के पन्नों में दर्ज है जहां ये साफ साफ खुले लफ्जों में कहा गया है कि कोलार गोल्ड फील्ड की आधुनिक सफलता उस समय की ब्रिटिश फर्म जॉन टायलर एंड सन्स ऑफ लंदन की वजह से थी। 1880 में जब जॉन टायलर थर्ड ने इसका पूरा कंट्रोल ले लिया, उस वक्त केजीएफ को इसकी पूरी हद तक पहुंचाया गया, जहां इससे हर रोज कई टन सोना निकालकर इंग्लैंड भेजा जाता था। उसी पर्टिकुलर समय में केजीएफ पर की जाने वाली माइनिंग की दर इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही सालों में इसे वर्ल्ड की सेकंड डीपेस्ट माइन होने का दर्जा मिल गया। उस वक्त इसकी गहराई 3000 मीटर नापी गई। सुहाना मौसम और बढ़िया रास्तों की वजह से ब्रिटिशर्स उस समय इसे मिनी इंग्लैंड कहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 2000 साल से भी अधिक समय से गोल्ड माइनिंग की जा रही थी। नंबर 6, 1956 तक इसे ब्रिटिश फर्म जॉन टायलर एंड सन्स द्वारा चलाया गया। उसके बाद मैसूर की सरकार ने इसे अपने अंडर में लेकर दोबारा उसी ब्रिटिश फर्म को एज अ माइनिंग कंसल्टेंट हायर कर लिया। नंबर 7, भारत की सबसे मशहूर गोल्ड माइन होने का इसे खामियाजा भी भरना पड़ा। एक समय था जब ये अपने पीक पर तकरीबन 30,000 से भी ज्यादा वर्कर्स और उनकी फैमिलीज का घर हुआ करती थी। ये सभी लोग केजीएफ में ही काम किया करते थे। इनमें ज्यादातर वर्कर को दूसरे देशों से लाया जाता था।
These all workers are highly experienced in mining. ये कहना गलत नहीं कि KGF एक माइन के अलावा बहुजातीय समुदाय भी था। इनमें से ज़्यादातर वर्कर्स को कॉर्नवॉल से लाया गया था। नंबर 8, KGF कितना बड़ा एम्पायर था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1885 में अंग्रेज़ों ने यहाँ काम कर रहे मजदूरों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तक खड़ा कर दिया, जिसमें कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सोशल क्लब्स, बोटिंग लेक, गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और जिम खाना जैसी सुविधाएं वर्कर्स को मुहैया कराई जाती थीं। ये सभी सुविधाएं वर्कर्स के लिए अलग अलग कर दी गईं, जैसे कि KGF क्लब एक्सक्लूसिव खास तौर पर यूरोपियन वर्कर्स के लिए था। KGF में उस वक्त वर्ल्ड क्लास मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, जो कि वहां काम कर रहे वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए बिल्कुल फ्री थी। नंबर 9, आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि KGF को एज अ सिक्योरिटी वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी तक रखा गया था और ये काम उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द लोन ही हैड टेकन। नंबर 10, दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन उस वक्त स्वर्ण एक्सप्रेस ब्रिटिशर्स द्वारा KGF से बेंगलुरु तक चलाई जाती थी। नंबर 11, माइनिंग के दौरान उड़ने वाली धूल में लंबे समय से काम करते आ रहे मजदूरों को एक प्रकार की लंग्स की प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसे कि सिलिकोसिस कहा जाता है। इसकी खोज पहली बार KGF में ही हुई थी। नंबर 12, जब खदानों को खोला गया तो स्थानीय लोग वहां काम करने के लिए इच्छुक नहीं थे, क्योंकि माइन में काम करना बेहद खतरनाक था। इसलिए लोगों ने बड़े स्तर पर तमिलनाडु में पलायन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तमिल KGF में ज्यादातर लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा बन गई। KGF में एक बड़ी एंग्लो इंडियन आबादी भी थी, जिनमें कि कई ने 1947 में आज़ादी के बाद ब्रिटिश वर्कर्स की भूमिका निभाई थी। नंबर 13, लंबे समय से की जा रही माइनिंग की वजह से KGF के आसपास उससे निकलने वाले मिट्टी से 30 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए, लेकिन इससे निकाली गई मिट्टी का इस्तेमाल आप खेती में नहीं कर सकते। यहाँ दूर दूर तक आपको पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे, छोटी मोटी झाड़ियां भले ही देखने को मिल जाएं। नंबर 14, ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए बंगलों आज भी KGF के आसपास आपको अच्छी हालत में देखने को मिलेंगे, जो एक बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रिटिशर्स के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। नंबर 15, दुनिया की पहली कॉस्मिक रे न्यूट्रिनो बातचीत 1965 में KGF में हुई थी। यह TIFR मुंबई, ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी जापान और डरहम यूनिवर्सिटी UK का एक संयुक्त प्रयास था। नंबर 16, 1903 में ब्रिटिश सरकार ने बेतम मंगल में एक झील का निर्माण किया ताकि वह KGF और उसके आसपास के टाउनशिप की जगहों पर पानी की पूर्ति कर सकें। KGF में 5 मील दूर बेतम मंगल में ह्यूज पाइपलाइन के माध्यम से पानी फिल्टर किया गया, जो कि अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई के जरिए माइंस तक पहुंचाया जाता था। जल्द ही बेतम मंगल KGF में ब्रिटिश आबादी के लिए एक पॉपुलर सेलिंग पिकनिक स्पॉट बन गया। नंबर 17, 1950 को मुंबई में इंटरनेशनल सेमिनार हुआ, जिसमें होमी जहांगीर भाभा के द्वारा एक आर्टिकल पेश किया, जिसमें कि प्रोटॉन धरती में 8000 फीट की गहराई पर किस तरह रिएक्ट करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट की मांग की गई, जिसके लिए उस समय KGF की खानों में 8000 फीट की गहराई पर एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। नंबर 18, KGF और पाकिस्तान के इकलौते नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट अब्दुस सलाम को कॉस्मिक रेज की रिसर्च के लिए भारत बुलाया गया, जिसमें कि अब्दुस सलाम ने लेबोरेटरी का दौरा भी किया। प्रयोग को यह पता लगाने के लिए आयोजित किया गया था कि 8000 टन वाली आयरन रॉड से जब रेडिएशन पास होगा तब क्या ये पिघल जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तकरीबन 5 से 6 साल बाद इस एक्सपेरिमेंट को फेलियर डिक्लेयर कर बंद कर दिया गया। ये एक्सपेरिमेंट दरअसल न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करने पर क्या होगा यह चेक करने के लिए किया गया था, क्योंकि 1980 के दशक में कोलार गोल्ड फील्ड्स की खदानों में परमाणु ईंधन के कचरे को डंप किए जाने का डर सबसे ज्यादा बना हुआ था, क्योंकि हम सभी जानते हैं न्यूक्लियर वेस्ट को खत्म करना कितना मुश्किल काम है। नंबर 19, 2001 के बाद से ही KGF कई सारे मेजर इश्यूज का सामना करता आ रहा है, जैसे कि स्लम्स, ओपन ड्रेन्स, लैक ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज,
and environmental pollution due to the past mining operations and scientific experiments. लेकिन उसके बावजूद a lot of mine workers are now engaged in odd jobs waiting for another gold rush. नंबर 20, 1956 में कोलार की सभी माइंस को नेशनलाइज कर दिया गया और तकरीबन इससे 900 टन से अधिक सोना उपलब्ध कराया गया। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही थी, जो कि इससे होने वाले प्रॉफिट को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पाई, जिसके चलते अनफॉर्चुनेटली 121 साल तक लोगों की सोने की भूख मिटाते मिटाते द कोलार गोल्ड फील्ड को 18 Feb 2001 को बंद कर दिया गया।